अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 से 5 तक के चैप्टर के एमसीक्यूज़ को, और जो आपके एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ मौजूद हैं उसके सॉल्यूशन को इंशाल्लाह देखेंगे। वैसे तो आपके बुक की बैक साइड पे भी मौजूद हैं, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया जाए इसको कि किस तरीके से इसके आंसर हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, को टाइम को बगैर वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास पहला एमसीक्यू है, अ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज। भी देखें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्रामर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोग्राम राइट करने की, वो क्या होता है? कंपाइलर नहीं, कंपाइलर नहीं होता, वो क्या होता है? एडिटर। जी बिल्कुल, वो एक एडिटर होता है। तो एक एडिटर में हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, अपने कोड को हम लिख के एग्जीक्यूट वगैरह कर सकते हैं। सेकंड एमसीक्यू है, डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम फाइल्स टू मशीन अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और कंप्यूटर की लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है हमारी लैंग्वेज में? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, ये कंपाइलर की डेफिनेशन आप जानते हैं। तो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। थर्ड नंबर पे है, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलो सम ग्रामर रूल्स नोन एज इट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिसके जरिए आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस तरह प्रिंट एफ वगैरह हो गया, स्कैन एफ हो गया, ये सारे उसके रूल्स के मुताबिक हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको उसका सेंटेक्स कहते होते हैं। ये चीज़ आप जानते हैं। और नंबर 4 पे, a list of words that are predefined and must not be used by the programmer to name his own variable are known as। भी कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिसको आप अपने आप के तौर मतलब कि आप पर्सनली इसको यूज़ नहीं कर सकते, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? स्टूडेंट्स, वो होते हैं रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स की डेफिनेशन यही है कि जो आपके मतलब पहले से ही कंप्यूटर में डिफाइन होते हैं, हम उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। नंबर 5 पे आ रहा है, इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर रिटन इन डैश सेक्शन। इंक्लूड स्टेटमेंट कहाँ लिखते हैं? शार्प इंक्लूड, आपको अगर याद हो थोड़ा सा। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम तो इसको लिखते हैं हेडर में, लिखते हैं सबसे ऊपर लिखते हैं, हेड में लिखते हैं हम इसको, तो हेडर ऑप्शन होगा इसका। नंबर 6 पे स्टूडेंट्स है, डैश आर एडेड इन द सोर्स कोड टू फर्दर एक्सप्लेन द टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम यूज्ड बाय द प्रोग्रामर। भाई आप अगर कोड के अलावा कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप किसका सहारा लेंगे स्टूडेंट्स? बिल्कुल कमेंट्स का सहारा लेंगे आप। कमेंट्स हमें मज़ीद एलेबोरेट करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, किस तरह कर रहे हैं उसको। और नंबर 7 पे है हमारे पास, डैश आर द वैल्यूज़ दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। भाई कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि चेंज नहीं होती हैं? वेरिएबल तो स्टूडेंट्स चेंज होते थे, आपको मालूम है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। कांस्टेंट, जी बिल्कुल, कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं होती स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 8वां एमसीक्यू है, अ फ्लोट यूजेस डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी। फ्लोट कितने बाइट्स की मेमोरी यूज़ करता है? जी स्टूडेंट्स बिल्कुल 4 बाइट्स की। 9th एमसीक्यू है, फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल को हम इनिशियलाइज मतलब उसको वैल्यू देने के लिए किसका सहारा लेते हैं? इसका सहारा तो नहीं लेते हम। जी बिल्कुल, इस इक्वल टू ऑपरेटर का हम सहारा लेते हैं। और नंबर 10 स्टूडेंट, जो लास्ट एमसीक्यू आपका है, डैश कैन बी थॉट ऑफ एज कंटेनर टू स्टोर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करने के लिए हम किस कंटेनर को, किसको सोचते हैं कि एज ए कंटेनर? बॉक्स का हमने कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ा, जार कोई नहीं है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑब्वियसली क्या होगा? वेरिएबल। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ की जानिब। तो अब हम आ चुके हुए हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ की तरफ। अब सबसे पहला एमसीक्यू स्टूडेंट हमारे पास है, प्रिंट एफ इज़ यूज टू प्रिंट। भाई प्रिंट एफ किसके लिए इस्तेमाल होता है? किस टाइप को डाटा? क्या इंट को हम प्रिंट करवा सकते हैं? बिल्कुल प्रिंट करवा सकते हैं। हम फ्लोट को भी प्रिंट करवा सकते हैं, हम चार की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं, तो तीनों की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ऑल ऑफ देम। अब स्कैन एफ क्या है? स्कैन एफ इज अ कीवर्ड, कीवर्ड है, लाइब्रेरी है, फंक्शन है कि इसमें से कुछ भी नहीं है? जी स्टूडेंट्स बिल्कुल, ये एक फंक्शन है। आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्कैन एफ एक फंक्शन है, और ये हमारा पहले से ही हमारी क्या कहते हैं सी लाइब्रेरी में मौजूद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, गेट सी एच इज़ यूज टू टेक डैश एज इनपुट फ्रॉम यूज़र। गेट सी एच जारी बात है स्टूडेंट, करेक्टर को इनपुट के तौर पे लेता है। और आइए हम मूव करते हैं, कह रहे जी, लेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कोड विल बी वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए आफ्टर एग्जीक्यूशन। जी ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू है 2.2। उसने कहा अगर ए को हम मल्टीप्लाई कराएं बी के साथ, तो ए मल्टीप्लाई बी स्टूडेंट्स कितना आएगा?
4 मल्टीप्लाई 2.2 में वो कल जारी बात है हमारे पास 8.8 ही आएगा, मैं करके दिखा दूँ आपको कैलकुलेटर पे। देखें जी 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ 2.2 के साथ, तो कितना आंसर आएगा 8.8। अब उसने कहा है कि हमने किसको आउटपुट लेना है, हमने ए को आउटपुट लेना है। जरा यहाँ पे गौर करें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो स्टूडेंट्स अगर गौर करें ए की जो डाटा टाइप है वो तो इंटीजर है, तो अगर ए की डाटा टाइप इंटीजर है तो इंटीजर आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बगैर वाली वैल्यूज को शो करता है। तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा होगा, दिस वन 8, ऑप्शन नंबर बी होगा स्टूडेंट्स इसका। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं 5 की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लाइन ऑफ कोड, इंट इज इक्वल्स टू 20। भाई किसको, वेरिएबल तो उसने बनाया नहीं हुआ। ग्रेड इज इक्वल्स टू ए, अब ग्रेड इज इक्वल्स टू ए जो है ये कुछ ठीक लग रहा है, आगे लाइन इज इक्वल दिस इज अ लाइन, ये गलत है, नन ऑफ देम। तो इसमें हमारे पास जो होगा बी वाला ये बिल्कुल दुरुस्त है, ग्रेड इज इक्वल्स टू ए। 6 में आ रहा है विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस अमंग द फॉलोइंग। भाई इसमें से सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस से मुराद है कि अगर हमारे पास जिस हमने DMAS रूल पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स का, ये डिवाइड पहले आता है, मल्टीप्लाई बाद में आता है, एडिशन उसके बाद और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आता है सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सी लैंग्वेज में कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होती है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज में सबसे पहले जो हमारे पास प्रेसिडेंस होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास किसकी होती है, वो हमारे पास नोड ऑपरेटर की होती है, दिस वन इस डी वाले की। ठीक है, तो आगे हमारे पास 7th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर बिल्कुल हमने पढ़े हैं, रिलेशन ऑपरेटर भी पढ़े हैं, चेक ऑपरेटर जी बिल्कुल एक न्यू नाम है। तो चेक ऑपरेटर एक ऑपरेटर की टाइप नहीं है, लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं। द ऑपरेटर मॉडुलस इज यूज टू कैलकुलेट, भी ऑपरेटर किस लिए इस्तेमाल होता है, मैंने अपनी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में कई बार बताया। जो ऑपरेटर मॉडुलस होता है ना, ये हमारा रिमाइंडर लेने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो बच्चे अक्सर अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज नहीं, ये रिमाइंडर लेने के लिए यूज़ होता है। 9वें में हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड करेक्टर। भाई हेयर जो है ये वैलिड करेक्टर नहीं है, क्योंकि करेक्टर में आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आती है। ए ये भी एक वैलिड करेक्टर नहीं है, सी बिल्कुल ये एक वैलिड करेक्टर है। ठीक है, क्योंकि इसमें डबल कोड्स आ रहे हैं, इसमें सिंगल कोड आ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक वैलिड करेक्टर है सी वाला। तो स्टूडेंट्स 10वां MCQ हमारे पास है, पहले में कह रहा है कि सी इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये उसने बात गलत की हुई है, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसने कहा हुआ नहीं है, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बी वाले में कह रहा है कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, क्या कीवर्ड को वेरिएबल नेम पे यूज़ कर सकते हैं, हरगिज़ यूज़ नहीं कर सकते, तो ये भी उसने गलत लिखा हुआ है। सी वाले में कह रहा है ऑल लॉजिकल ऑपरेटर आर बाइनरी ऑपरेटर, जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो बाइनरी होते हैं, गलत बात लिखी हुई है, तो इसमें कोई भी दुरुस्त नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स क्या होगा, डी होगा। तो आइए अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर प्रोग्रामिंग कह रहा हूँ यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज की तरफ, और उसके MCQs को हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम अपने यूनिट नंबर 3 की तरफ आ चुके हुए हैं। तो सबसे पहला इसका MCQ है कंडीशनल लॉजिक हेल्प इन डैश। कंडीशनल लॉजिक हमारा किस में काम करती है, कंडीशंस होती हैं, जानते हैं आप। कंडीशंस में फिर हमारे पास कुछ डिसीजंस भी होते हैं कि ट्रू होगा तो क्या करना है, फॉल्स होगा तो क्या करना है, तो हमारे पास सबसे मेन चीज़ जो होती है कंडीशनल लॉजिक में क्या होता है, वो डिसीजंस होते हैं। तो आइए सेकंड में हमारे पास है स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब डैश स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड। भाई ये चीज़ कौन डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ को पहले हमने एग्जीक्यूट करना है, कौन सी चीज़ को बाद में एग्जीक्यूट करना है, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो कंट्रोल कर करके हमारे स्टेटमेंट्स को आगे भेजता है। थर्ड में कह रहा है इन इफ स्टेटमेंट व्हाट हैपन्स इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर हमारे पास इफ कंडीशन फॉल्स होती तो क्या होता है, प्रोग्राम क्रैश, क्या हमारा प्रोग्राम क्रैश होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, ये भी कभी नहीं हुआ। फर्दर कोड एग्जीक्यूट, क्या हमारा कोड फर्दर एग्जीक्यूट होता है, जी बिल्कुल फर्दर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। और फोर्थ में कह रहे हैं कंपाइलर आस्क्ड टू चेंज कंडीशन, ऐसा भी नहीं होता, तो हमारा है फर्दर कोड एग्जीक्यूट, अगर एक कंडीशन ट्रू नहीं होती वो उसको छोड़ता है और अगले की तरफ जाता है। फोर्थ में कह रहा है कि A5 है, एक उसने A वेरिएबल बना के 5 कर लिया है, और यहाँ पे उसने कहा कि अगर A 10 से छोटा है, क्या 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है ना, तो इफ़ के साथ वाली कंडीशन चलेगी, यानी A में उसने कहा प्लस प्लस कर दो, वरना अगर A 4 से बड़ा है तो आप इसको A माइनस माइनस कर दें। अब यहाँ पे ये बात याद रहे कि स्टूडेंट्स ये एल्स तब ही चलेगी जब ये फॉल्स होगी। अब ये ट्रू हो चुकी है तो ये आगे वाले इसके साथ इसका कोई काम नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ और सिर्फ A प्लस प्लस वाली एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे देखें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन टू चेक A इज अ फैक्टर ऑफ C। अच्छा ये चीज़ ना बच्चों को समझने में बड़ा मसला होता है, मैं आपको ना नोट पैड ओपन करके ना दिखाता हूँ, इस चीज़ को समझाता हूँ। देखें मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि आपको अगर एक वैल्यू A है, A इज इक्वल टू 4 है,
और b इज इक्वल टू 16 है। अब मैंने चेक करना है, सॉरी सी कर लेते हैं क्योंकि उधर सी की बात हो रही है। मैंने चेक करना है कि क्या ए फैक्टर है उसका। फैक्टर स्टूडेंट्स में बताया हुआ है कि क्या सी के पास जो वैल्यू है ए उसको प्रॉपरली डिवाइड करवा रहा है। मतलब कि मैं सिंपल बात करूँ कि ए के पास जो वैल्यू है क्या इस वैल्यू के टेबल में इसकी वैल्यू आती है। तो इसको चेक करने के लिए हमें सेकंड को उस पर डिवाइड कराना पड़ेगा। यानी अगर 16 का मॉडुलस लूँ मैं ए के साथ यानी 4 के साथ और अगर आंसर 0 आ जाए इसका मतलब इसका फैक्टर है, तो इसका सी मॉडुलस ए होगा, ए मॉडुलस सी स्टूडेंट्स नहीं होगा, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, सी का मॉडुलस ए के साथ नहीं और आंसर 0 आ जाए तो वो हमारे पास कंडीशन होती है चेक करने के लिए। 6th में है अ कंडीशन कैन बी एनी। अब जो हमारी इफ में कंडीशन होती है वो क्या क्या हो सकती है, वो अरिथमेटिक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, रिलेशनल हो सकती है, जी स्टूडेंट्स बिल्कुल हो सकती है, लॉजिकल वो भी हो सकती है, और अगर तीसरे में उसने कहा हुआ है अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल, तो इसका ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हमारे पास 6 का जो होगा वो डी होगा। 7 में कह रहा है एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड एन अदर इफ स्टेटमेंट। इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन हमारे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट, बिल्कुल नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। आगे जाके लूप्स में भी इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे आप। और लास्ट में हमारे पास 8वां एमसीक्यू है सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस इज कॉल्ड बॉक्स। नहीं जी नहीं, लिस्ट भी नहीं है, ब्लॉक जी बिल्कुल। 8वें का ऑप्शन हमारे पास सी है। तो स्टूडेंट्स आइए हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज की जानिब। तो जी स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज की तरफ, और इसमें हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है एन एरे इज अ डैश स्ट्रक्चर। एरे एक कौन सा स्ट्रक्चर है, लूप स्ट्रक्चर नहीं, लूप स्ट्रक्चर नहीं है, कंट्रोल स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो इसको हम कहते होते हैं स्टूडेंट्स डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकंड में कह रहा है एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एट डैश मेमोरी लोकेशंस। जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह स्टोर होते हैं, हम जानते हैं 1 बाय 1 स्टोर होते हैं कॉन्टीन्यूस फॉर्म में, तो यहाँ पे है कॉन्टीग्यूस फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए है इसका। अब उसने कहा इफ द साइज ऑफ एन एरे इज 100, अगर एक एरे का साइज 100 है तो इसके इंडेक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी, यानी आप जानते हैं कि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से 99 तक होगी, तो 0 उसमें इंक्लूड करेंगे तो 99 प्लस 100 सारी बात होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको ना कीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, फोर्थ में कह रहा है डैश स्ट्रक्चर अलाउज रिपीटिशन ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। रेपिटेशन किस में करते हैं हम स्टूडेंट्स, लूप में एक चीज़ को बार बार हमने रिपीट करवाना हो तो हम लूप का सहारा लेते हैं। फिफ्थ में कह रहे हैं डैश इज द यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू रेफर टू द एरे। तो यूनिक आइडेंटिफायर कौन सा होता है, जानते हैं आप, नेम होता है किसी भी चीज़ का, वेरिएबल का भी नेम उसका यूनिक आइडेंटिफायर होता है, तो एरे का नेम उसका यूनिक आइडेंटिफायर होता है। सिक्स में कह रहा है एरे कैन बी इनिशियलाइज डैश डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, बिल्कुल कर सकते हैं, डिक्लेयर करते वक्त भी उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, आफ्टर बाद में भी कर सकते हैं, बिफोर पहले नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स डी होगा, पहले भी कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ बनाते वक्त भी कर सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं। यूजिंग लूप इन साइड लूप, जिससे हमने पहले पढ़ा था कि इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करेंगे तो हमारे पास नेस्टेड इफ़ कहलाएगी, इसी तरह लूप के अंदर जब हम लूप यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास नेस्टेड लूप कहलाएगा। आठवें में कह रहा है डैश पार्ट ऑफ फोर लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। फोर लूप का कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, जानते ही होंगे, 4 इंट आई इज इक्वल्स टू 1, जो इंट आई इज इक्वल्स टू 1 है उसकी इनिशियलाइजेशन है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 ये हमारी कंडीशन आ जाएगी, और आई प्लस प्लस वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट माइनस माइनस जैसे मर्जी आप उसमें कर सकते हैं। नाइन्थ में आ जाएगा डैश मेक इट ईजियर टू रीड एंड राइट वैल्यूज इन एन एरे। एक एरे से वैल्यूज़ को रीड करना और उसमें राइट करना किसके ज़रिए ईजी बन जाता है स्टूडेंट्स, लूप के ज़रिए ईजी बन जाता है। अब उससे कहा टू इनिशियलाइज द एरे इन अ सिंगल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज इट डैश डिक्लेरेशन एट द टाइम हो, जब आप उसको बना रहे हैं उसी वक्त उसको डिक्लेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो मतलब कि ज़्यादा बेहतर से मुराद ये है कि एक ही लाइन में आ जाएगा, तो उससे यही चीज़ पूछी गई है। 10वें का ऑप्शन नंबर ए है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 5 पे जाने जी। तो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5 का जो पहला एमसीक्यू है वो कह रहा है फंक्शन कुड बी बिल्ट इन और डैश। फंक्शन दो तरह के होते हैं, मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए थे, उसमें बताया था स्टूडेंट्स मैंने, एडमिन डिफाइंड नहीं हुई होते, सर्वर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड होते हैं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी है। अब सेकंड में कह रहा है द फंक्शन विच आर अवेलेबल इन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर कार्ड, जो सी में पहले से मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स उसको हम क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, मतलब पहले से उसमें मौजूद है। थर्ड में कह रहे हैं द वैल्यूज पास्ड टू अ फंक्शन, जो वैल्यू स्टूडेंट्स हम फंक्शन को पास करते हैं ना वो क्या होती हैं, बॉडी नहीं, रिटर्न टाइप वो फंक्शन से लेते हैं, एरेज हरगिज नहीं, आर्ग्यूमेंट्स जी स्टूडेंट्स, हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उसको, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे उसने फोर्थ में कह रहा है 4 CD और रिटर्न कर दो एक कैरेक्टर ए को, इन दिस फंक्शन 4 है, 4 यहाँ पे क्या है,
4 बॉडी है, नहीं बिल्कुल नहीं है। रिटर्न टाइप है जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये 4 एक जो है एक रिटर्न टाइप है उसकी। फिफ्थ का है द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन आर, फंक्शन को यूज़ करने के फ़ायदे हमारे पास क्या क्या हैं। रीडेबिलिटी, बिल्कुल रीडेबिलिटी है, आपके पढ़ने के काबिल हो जाता है कोड। रीयूजेबिलिटी, हम कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। ईजी डिबगिंग, अपना एरर जल्दी तलाश कर सकते हैं। तीनों ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। छठे में कह रहा है इफ देयर आर 3 रिटर्न स्टेटमेंट इन अ फंक्शन बॉडी डैश ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड। स्टूडेंट देखें, 3 हो या 3000 हो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि जब एक रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी ना, वो रिटर्न 0 हो, रिटर्न 1 हो, रिटर्न कुछ भी हो, उसने एक बार रिटर्न करना है और आगे जितना कुछ भी होगा वो उसको रीड नहीं करेगा, उससे रीड की बगैर ही आ जाएगा। तो डैश ऑफ द देम विल बी एग्जीक्यूटेड, तो उसने क्या क्या कहा हुआ है, इफ देयर आर 3 रिटर्न स्टेटमेंट, अगर 3 हो इन द बॉडी तो फिर कौन सी, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगी, वन ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूट, पहली वाली जो होगी सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पर उसने क्या है, रीडेबिलिटी हेल्प टू, अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको मॉडिफाई, बिल्कुल मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डीबग भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, आल होगा। और 8वां एमसीक्यू स्टूडेंट हमारे पास है डैश मीन्स टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू अनदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को जब हम ट्रांसफर करते हैं कंट्रोल, तो वो क्या होता है, कॉलिंग, फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। अगर किसी किस्म की क्यूरीज हो, मुझे एमसीक्यूज इस एमसीक्यूज में या कोई भी क्यूरीज आपकी हो तो मुझे मैसेज के थ्रू पूछें, कमेंट्स के थ्रू पूछें। लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।